नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के चौथे प्रश्न पत्र एथिक्स पर बातचीत करने जा रहे हैं, जिसे का पूरा नाम नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि है, लेकिन सामान्य प्रचलन में इसे एथिक्स का पेपर कहा जाता है। अब ये पेपर जितने भी परिवर्तन हुए, जैसे संघ लोक सेवा आयोग ने, फिर उत्तर प्रदेश ने भी अपने पाठ्यक्रम में बड़ा परिवर्तन किया। उस परिवर्तन में जो सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन माना जा रहा है वो था 1/4 हिस्सा एथिक्स को देना। मेंस में 4 पेपर हैं सामान्य अध्ययन के, उन 4 पेपरों में चौथा पेपर एथिक्स का है। जब ये पेपर लाया गया तब भी पूरे देश में चर्चा का विषय रहा कि इसको इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है। अगर मेंस के पेपर के दृष्टिकोण से देखें तो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इसके साथ साथ भारतीय समाज और दर्शन शास्त्र है। ये पूरे तीनों टॉपिक एक साथ फर्स्ट पेपर में हैं। उन तीनों का इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज का जितना महत्व है, जितने अंकों का प्रश्न आता है, उतना ही अकेले एथिक्स का 4th पेपर है। और ये इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बाकी 3 पेपरों में ज़्यादातर चीज़ें आपको मूर्त रूप में आपके सामने आती हैं। मतलब स्पष्ट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, भारतीय संविधान है, इन सब में जो भी चीज़ हम अध्ययन कर रहे हैं, जो भी विषय वस्तु है, वह फिजिकली रूप में हमारे सामने है, मूर्त रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन जो एथिक्स है, जो नैतिकता है, इसका अध्ययन उस तरह नहीं हो सकता है जिस तरह की तथ्यात्मक विषयों का होता है। जैसे इतिहास या भूगोल है, उसमें तथ्यों को हम लोग पढ़ते हैं, तथ्यों से जोड़कर कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। लेकिन ये जो एथिक्स का 4th पेपर है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें अवधारणाओं से जुड़ी हैं, अमूर्त हैं। इसलिए 4th पेपर पर मेहनत अलग से करनी अनिवार्य हो जाती है। या कभी कभी मैं इसको अपने सामान्य भाषा में कहता हूँ कि 4th पेपर जो तासीर है या जो उसका बनावट है, वो पूरे 3 पेपरों से अलग होती है। एक और अच्छी बात इसमें यह आती है कि जो आप 1st, 2nd और 3rd GS का पेपर पढ़ते हैं, उन सबके भी अभिव्यक्ति एथिक्स के जो 4th पेपर है उसमें भी होती है। तो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं इसके पाठ्यक्रम को समझने के लिए। पाठ्यक्रम को हम लोगों ने 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा है और इसी आधार पे हम लोग पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पाठ्यक्रम का बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, जो शब्दावलियाँ आ रही हैं उनको भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको पाठ्यक्रम की मोटा मोटी एक जानकारी हो जाए और फिर आगे के जो हमारे व्याख्यान होंगे उस पर जो बातचीत होगी, फिर अलग अलग टॉपिक को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। इस पेपर में जो 3 पक्ष, जैसा मैंने अभी कहा, उसे हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी ज्ञान प्रणाली में, जब भी हम लोग किसी ज्ञान प्रणाली की बात करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे एक बड़े अच्छे शब्द है, जैसे विचार होंगे वैसी दुनिया नजर आएगी, धीरे धीरे हमारा व्यवहार भी उसी तरह का हो जाएगा। इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे विचार होंगे वैसे दुनिया नजर आएगी, सामान्य शब्दों में कहा जाए, और उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होगा। ये विचार ज्ञान का पक्ष हो सकता है। फिर अब इसके आधार पर ये तत्व का पक्ष हो सकता है, अर्थात सत्ता से संबंधित, और तीसरा ये हमारा आचरण से संबंधित व्यवहार होता है। तो इसका 3 हिस्सों में बांट कर सकते हैं। जैसे एक बार निबंध पूछा है IAS में, निबंध है, GS के पेपर का है, कि प्रकृति औद्योगिक उत्पाद मात्र है। अब इस पे निबंध लिखना है कि प्रकृति औद्योगिक उत्पाद मात्र है। अब ये लाइन अगर हम लोग यहां पर देखें तो ज्ञान का पक्ष है। अगर जो ये मानेगा कि जो आसपास हमारे प्रकृति है ये सिर्फ हमारे दोहन के लिए बनी है, ऐसे विचार होंगे, तो प्रकृति को क्यों सिर्फ वो उपभोक्ता के तौर पे उसको ग्रहण करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके उपयोग पे बल देगा, और धीरे धीरे उसका जो आचरण हो जाएगा वह पर्यावरण संकट के लिए उत्तरदायी होगा। विचार प्रकृति औद्योगिक उत्पाद मात्र है। तो प्रकृति कैसे नजर आ रही है? उपभोग का साधन। सत्ता क्या है? उपभोग के लिए बनी है। हमारा आचरण क्या होगा? प्रकृति का अंधाधुन उपभोग करने लगेंगे। इस तरह विचार, सत्ता और आचरण। इसी तरह हम लोग इसे समझ सकते हैं। हम लोग इस पेपर में 3 हिस्सों में इसको बांट कर देख रहे हैं।
पहला उसका विचार या दार्शनिक पक्ष कह सकते हैं। ये डिवीजन आयोग ने नहीं किया है, ये हम एज ए टीचर जब पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि अपने विद्यार्थियों को उस विषय वस्तु को समझाना है, तो समझाने के लिए अपने अनुसार सरलीकरण किया जाता है। तो पहला दार्शनिक पक्ष, जिसके अंतर्गत हम उन नैतिक सिद्धांतों को देखते हैं, नीतिशास्त्र क्या है, इसका सारतत्व क्या है, नैतिक मानदंड कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, मूल्य क्या है, मूल्यों का निर्माण क्या होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इस बारे में दार्शनिकों ने विचार क्या रखे हैं। तो ये पहला पक्ष होगा, ये दार्शनिक पक्ष। दूसरा तत्व वस्तुतः है क्या, इसे हम लोग सरलता से मनोवैज्ञानिक पक्ष कहते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्ष में हम लोग वस्तु स्थिति क्या है, आचरण कैसा करना चाहिए, आचरण क्यों करना चाहिए, आचरण के मानक क्या है, एथिक्स का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, मूल्य क्या है, ये यहां आता है। अब लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए आवश्यक हो जाता है कि जब वह अपने फील्ड में काम कर रहा है या उसके सामने जो चुनौतियां आई हैं, उस चुनौतियों से निपटने के लिए उसके पास मानवीय व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। आचरण कोई व्यक्ति क्यों कह रहा है, इसका बायोलॉजिकल पक्ष क्या है, या फिर मनोविज्ञान के अंतर्गत उसके व्यवहार में, उसके मन में क्या चलता है। कोई भी प्रशासनिक कोई व्यक्ति कोई भी एक्शन ले रहा है या कोई भी आचरण करता है तो उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, इसे यहां समझना है। तो ये आचरण क्या है, इसको समझते हैं। ये आता है क्यों एक तरह से हम आचरण का नैतिक आचरण करें, यहां आता है। फिर तीसरा आता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रशासनिक पक्ष। इसके अंतर्गत जैसे एथिक्स के जो विचारों को समझा, वस्तुस्थिति को समझा, लेकिन इसका प्रयोग जो करना है वो प्रशासन को बेहतर करने के लिए करना होता है। तो ये तीन पक्ष हमेशा किसी भी स्थिति में विद्यमान होते हैं। इसलिए जैसे पेपर का नाम जैसे एथिक्स है, नीतिशास्त्र है, उसके बाद सत्यनिष्ठा, उसके बाद अभिरुचि का, जो ये तीनों शीर्षक इसीलिए दिए गए हैं तो तीन अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब इसको हम लोग एक दृष्टिकोण से और समझते हैं। होता यह है कि जब भी हम किसी फील्ड में काम करें, एथिक्स सामान्य होती है, ये चीज कॉमन होगी। अगर आप किसी टीचिंग लाइन की बात करें तो टीचिंग में दार्शनिक पक्ष पढ़ा दिया गया, फिर ये देखा जाता है कौन कौन से मानवीय आचरण या व्यवहार होता है। अब उसका प्रयोग आपको प्रशासन में करना है, प्रशासन के लिए उसके कुछ मापदंड बदलेंगे, उसका प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए करना है, तब भी अगर नैतिक दृष्टिकोण से देखना होगा तो हमें इन दोनों चीजों को समझने की आवश्यकता होती है। तो ये पाठ्यक्रम के 3 हिस्सों में अपनी सरलता के लिए हम लोग इसे बांट के पढ़ रहे हैं और फिर ये देखते हैं। दोबारा एक शब्द ये भी होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि नैतिकता की आवश्यकता क्या है। हम सब कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि कहने का असर पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर मैं ये उदाहरण अक्सर इस्तेमाल भी करता हूँ कि एक बार रेलवे स्टेशन पे हम लोग जा रहे थे तो हमारे एक मित्र जिनको स्टेशन छोड़ने में जा रहा था, उस एक जगह लिखा था आपकी यात्रा मंगलमय हो, 2-3 जगह लिखा था। उन्होंने कहा सरकार पैसे बर्बाद कर रही है, भाई इनके कहने से मंगलमय हो जाएगा। तो मैंने कहा इसका असर पड़ता है। मान लो उल्टा लिखा रहे, आप जैसे जाएं सामने लिखा रहे कि आपकी यात्रा, भगवान करे आपकी ट्रेन छूट जाए, आगे आपका जाए भगवान करे आप ट्रेन के नीचे आए। देखिए 2-3 बार आएगा तो आपके सर में दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बातें असर करती हैं। इसलिए नीति शास्त्र का अध्ययन आवश्यक हो जाता है प्रशासन को बेहतर करने के लिए। एक छोटा सा और उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है कि भारत जब ये परिवर्तन हो रहा था 2010, 11, 12 के आसपास ये मुहिम चली और इसको परिवर्तन करने की, तो हुआ ये कि भारत सरकार ने, जैसे हम लोग फिलॉसफी में उन्होंने रिसर्च के लिए बहुत पैसे खर्च किए, तो जिन लोगों पे खर्च हुए थे उनको एक कार्यक्रम में बुलाया गया जिसमें हम करीब 30-40 लोग थे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की ओर से, और उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को संबोधित करना था। विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम हुआ। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री जी तो चले गए, लेकिन वहां कपिल सिब्बल मौजूद थे जो मानव संसाधन मंत्री थे। तो उनसे पूछा गया कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन जो करने का प्लान बन रहा है, क्यों बन रहा है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक लाइन कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की बहुत सारी अच्छी परियोजनाएं इसलिए अपना मूर्त रूप नहीं ले सकी
क्योंकि प्रशासन में एथिक्स का अभाव था। तो एथिक्स वो पैरामीटर था कि बड़ी से बड़ी अच्छी योजनाएं बना लें, लेकिन जिनको योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, अगर उनमें नैतिकता नहीं है, नैतिकता की समझ नहीं है, तो भी ये समस्या हमारे सामने आ जाती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें और आई इस फोर्थ पेपर को लेकर। जो पहले भी घटना थी कि जो बहुत अच्छा कोई प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे KPS गिल के बारे में कहा जाता है, जो IAS थी देओल मैडम, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा कि अच्छे हो सकता है प्रशासन के तौर पर काम करें, लेकिन बाय नेचर उन्होंने नैतिकता का पालन नहीं किया था। इस तरह का केस ऐसे ही उल्लेख जब आया था, जब ये स्टेटमेंट हर जगह तैरा था कि अगर कोई रात के अंधेरे में कोई महिला किसी पुलिस को मिलेगी तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने स्टेटमेंट दिया था तो दुर्व्यवहार तो होगा ही होगा। तो इस तरह की तमाम चीजें होते होते पहुंची। तो चर्चा बहुत पहले से थी सुधार करने की, लेकिन पूरी तरह से सुधार तब हुआ तो एथिक्स के फोर्थ पेपर को जोड़ दिया गया। अब इस पेपर को हमें उसी दृष्टिकोण से देखना है। जब भी देखने में एकदम सरल पेपर लगता है कि भाई हमें मूल्य जानना है, कुछ परिभाषा जाननी है और फिर उसकी केस स्टडी पर आना है, उसको समझने के लिए हमें इस पूरे पाठ्यक्रम को इस दृष्टिकोण से भी देखना होगा कि आखिर इसकी जरूरत हमारे जीवन में कैसे पड़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाया गया है। अब आते हैं इसका पहला पक्ष, दार्शनिक पक्ष। अब दार्शनिक पक्ष सोचता है, पहले पक्ष नैतिकता के दार्शनिक आधारों को स्थान दिया गया है। इसमें नैतिकता का परिचय, सार तत्व, नैतिकता का डायमेंशन, निर्धारक तत्व, मानवीय अंतरक्रिया और देखिए सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। इसे एक ही पहला पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में इसका मूल्य शुरू किया गया। मूल्य का स्थान, मूल्य के विकास में परिवार, शिक्षण संस्थाओं, समाज की भूमिका आदि है। नैतिकता और गहराई समझने के लिए अलग से भारतीय और पाश्चात्य नैतिक विचारकों, देखिए यहाँ पर भारतीय और पाश्चात्य, और इसमें हमेशा ध्यान रखें नैतिक विचारकों। कभी कभी होता है कि इसको पढ़ते समय हम लोग फिलॉसफी पढ़ने लगते हैं, वहां नहीं पढ़ना है। फिलॉसफी में उन्हीं फिलॉसफरों को पढ़ना है जिन्होंने एथिक्स पर बातचीत की है, नैतिक विचारकों पर, एवं महापुरुषों की जीवनी। आगे हम लोग देखेंगे। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि मूल्य अक्सर पढ़ाया नहीं जा सकता, मूल्य सिखाया जाता है। इस आधार पर इसको महापुरुषों की जीवनी को भी इसमें स्थान दिया गया है। अगर हम ज्ञान के इस कोटि को माने कि ज्ञान दो तरह का हम चीजों को सीखते हैं। एक होता है जिसका संबंध आसपास की चीजों के ज्ञान से है, ज्ञान प्राप्त करने से है। एक तरह हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि सूरज कैसे उगता है, पानी गर्म खौलता क्यों है, या आसपास की जीवन जगत से जुड़ी जो भी चीजें हमारे आसपास घटित हो रही हैं वो क्यों घटित हो रही हैं, क्या है, कैसे हैं, इसकी जानकारी एक सामान्य तरीके से हम लोग सैद्धांतिक रूप से उसे जानते हैं। इसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है। कोई टीचर मिलता है, उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझा सकता है। अरस्तु कहते हैं लेकिन जो नैतिकता है उसको सिखाया नहीं जाता, वो व्यवहार से सीखता है। इसलिए हमेशा ये माना जाता है कि नैतिकता पढ़ाने से ज्यादा करके दिखाने से होती है। ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं। आसानी से देखने का अर्थ क्या है कि अब देखिए परिवार में छोटा बच्चा बड़ा होता है तो बड़े होते समय वो जो आचरण सीखता है या बोलने का तरीके से लेकर जो भी आचरण है वो उसको तभी वो सीख पाता है जब वो आसपास देखता है। तो इसलिए नैतिकता उसी से जुड़ा हो, इसलिए इसमें हमें महापुरुषों की जीवनी को भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो ये अलग से चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग आगे लाकर इसी थर्ड चैप्टर दार्शनिक पक्ष के साथ इसको पढ़ते हैं। अब इसका देखें, इसका सिलेबस पहला है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। ये पहला शीर्षक है। इसके अंतर्गत नीति शास्त्र के सारतत्व, नीति शास्त्र के निर्धारक एवं परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंध में नीति शास्त्र। ये पहला जो हिस्सा है इसको हम लोग पहला चैप्टर कह सकते हैं। इस पहले चैप्टर के ये 4 अलग अलग पार्ट कहे गए हैं। तो मुख्यतः इसमें जो उद्देश्य है इसको रखने का कि नीति शास्त्र या नैतिकता की मूल अवधारणा को आप समझ सके। जैसे इसमें सार तत्व के तौर पर इसको कैसे समझेंगे कि सामान्यतः नैतिक नियम किन्हें कहेंगे? ऐसे नियम जिनका पालन करने से व्यक्ति और समाज का विकास होता है, उनको नैतिक नियमों के तौर पर हम स्पष्ट करते हैं, पहचानते हैं। भाई शुरू में क्या है कि मानव में कहते हैं ना कि 2 मनुष्य एक जैसे नहीं हो सकते। हर मनुष्य अलग अलग है, सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग हैं, साथ में सबके लक्ष्य और उद्देश्य भी अलग अलग हैं। तो जहां पर सब अलग अलग है, लेकिन क्या है, चाहे आप जितना प्रयास कर लें, आपको शांति कब मिलेगी, आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे,
समाज को बेहतर कैसे बना सकेंगे, या जो व्यक्तिगत लक्ष्य उसको ही प्राप्त करना है, तो आपको मिलके रहना पड़ेगा। तो सामान्यतः नैतिकता का जो प्रथम चरण था, जिसमें लोगों ने अपने विरोधों के बावजूद, मतभेदों के बावजूद साथ रहना शुरू किया, तो अब इसको अगर मतभेद है, अलगाव है, इसलिए कुछ नियम बनाए जाएंगे जिनका नियम पालन करने से व्यक्ति और समाज का भला होता है। तो उन्हीं नियमों को रीति रिवाज के तौर पे माना गया कि भाई हम इन नियमों का पालन करेंगे। इन नियमों का पालन अगर नियम नहीं होंगे तो लोग साथ नहीं रह रहे हैं। इन्हीं नियमों जो रीति रिवाज थे उनको एथिक्स के तौर पे जाना गया। अब समस्या क्या है, समय और स्थान बदलते ही हमारे उद्देश्य भी बदल जाते हैं। तो समय स्थान बदलने से ही कुछ नियमों में, नैतिक नियमों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले समय में लोग, हो सकता है जिस समय हम लोग बहुत सभ्य ना रहे हों, उस समय लड़कियों को घर से बाहर जाकर पढ़ने के लिए बहुत नैतिक दृष्टिकोण अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन समय स्थान बदला, परिस्थितियां बदली, तो आज उल्टा हो गया है। अगर कोई परिवार अपनी बच्ची को पढ़ा नहीं रहा है तो उसे नैतिक कहा जाएगा। हो सकता है कुछ 100 साल पहले जो जिनके घर की लड़कियां बाहर निकल के काम करती होंगी उनको नैतिक ना माना जाता हो। इस तरह नैतिकता का सार तत्व जिसे हम लोग समझते हैं वो आता है कि ऐसे नियम जिनका पालन करने से व्यक्ति और समाज दोनों का भला हो रहा है। तो हम इसके नैतिकता का सार तत्व, इसकी अलग अलग परिभाषाओं पर यहाँ पर विचार करेंगे। परिभाषा में जैसे ये भी आता है किस पे लागू होता है। जैसे बहुत अच्छी परिभाषा है कि ये जो एथिक्स है वो एक मानक स्थापित करती है कि हमें कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये एथिक्स का उद्देश्य है। किन पर लागू होता है? सामान्य जीवन जीने वाले मनुष्यों पर लागू होता है। मतलब नैतिक नियम टार्जन पे लागू नहीं होंगे। टार्जन मनुष्य है लेकिन वो जंगल में रह रहा है। जंगली जानवरों पे लागू नहीं होंगे। सामान्य मनुष्य, कोई व्यक्ति जो है वह बहुत कहते हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उसके कार्यों को इथिक्स में नहीं जोड़ा जाएगा। इस तरह नैतिकता को हम लोग अलग अलग मूल्यों के आधार पर या अलग अलग डायमेंशन के आधार पर स्पष्ट करते हैं। ये पहला उसका सार तत्व होगा। इसमें हम विस्तार से देखेंगे, जितनी भी अलग अलग परिभाषाएं हैं उनको भी इसमें समझने का प्रयास करेंगे। फिर आता है नीति शास्त्र के निर्धारक एवं परिणाम। कि अब देखिए, नीति शास्त्र निर्धारित, ये तो सामान्य परिभाषा एवं परिणाम, तो इसमें अलग अलग डिवीजन है। देखिए नैतिकता की जो खास बात है, जैसे इसमें मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें सिलेबस को एक क्रम में देखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा विषय वस्तु पे नहीं जा रहा हूँ। इसके पहले एक लेक्चर है मेरा यूट्यूब पर, इथिक्स नीतिशास्त्र क्या है, अनौपचारिक चर्चा। उसमें अलग अलग छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा मैंने इसको समझाया है। यहाँ पर अब शब्द आ रहा है कि नैतिकता का निर्धारण कैसे करेंगे, क्योंकि नैतिकता कोई बनी बनाई परिपाटी नहीं है। समय और स्थान के अनुसार जो ऐसे नियम जो समय और स्थान के अनुसार आपको आगे ले जाते हैं, उससे नैतिकता को हम परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए कोई बना बनाया फार्मूला नहीं है। और अच्छा लगा कि जब पहली बार IAS ने ये सिलेबस जोड़ा तो उसने लिखा, प्रश्न आया है 2014 में, उसमें आया है कि नैतिकता देश और स्थान के अनुसार परिवर्तित होती है। मतलब वही नियम एक समाज में नैतिक माने जाएंगे, हो सकता है दूसरे समाज में नैतिक माने जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसको समझेंगे कि जैसे तलाक, पति पत्नी का अलग होना, अमेरिका में इसको बहुत खराब नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस व्यवस्था अच्छी है, प्रशासन बहुत अच्छा है, लड़कियाँ अपने पैरों पे खड़ी हैं। अगर किसी को लगता है कि अब साथ नहीं रह सकते तो अलग, उसको स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन भारत में अभी वो परिस्थितियाँ नहीं है। भारत में भी महिलाओं के पास आर्थिक रूप से भी पूरी तरह स्वावलंबन नहीं आया है। जो सामाजिक व्यवस्था या जो प्रशासन है वो भी बहुत अपडेट नहीं है। इसलिए यहाँ पर पति पत्नी के अलग होने को बहुत नैतिक नहीं माना जाता। अमेरिका में उसको सहज रूप में लिया जाता है। इस तरह नैतिक नियमों में अलगाव अलग अलग आता रहता है। इसी को हम लोग समझेंगे। तो एक तो इस तरह भी आता है। फिर आता है कि निर्धारक कौन करेगा। निर्धारण में होता है कि भाई हम जैसे परिणाम, एक होता है परिणाम, फिर दूसरा आता है उद्देश्य, कि हम कोई भी नैतिक काम हो रहा है हम परिणाम से तय करेंगे कि उस कार्य का परिणाम क्या निकल रहा है। हो सकता है कि कोई नैतिक से, मान लो एक व्यक्ति है, कोई पानी में डूब रहा है, उसे बचाने के लिए कूद जाता है, बहुत प्रयास करता है और नहीं बचा पाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि उस व्यक्ति ने गलत काम किया है। परिणाम चाहे जैसा आया हो, लेकिन उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण था। दूसरा उद्देश्य भी है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि भाई कोई भी हम काम करते हैं तो बिना परिणाम के नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।
तो इस बहस को हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस परिणाम से निर्धारित होता है, कि उद्देश्य से निर्धारित होता है। और इस तरह फिलॉसफी में जो नैतिक चिंतन हुए हैं उन्होंने 7 तरह के मानदंड बनाए हैं, केवल उन्हीं को पढ़ना रहता है। जैसे उपयोगितावादी मापदंड है, सुखवाद है, अंतःप्रज्ञावाद है, ठीक, कर्तव्यवाद है, भगवत गीता कर्तव्यवाद में आता है। इस तरह के हम लोग यहाँ पर निर्धारक परिणामों पर चर्चा करेंगे। फिर है नीतिशास्त्र के आयाम, इसके डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं। तो सामान्यतः नीतिशास्त्र को हम लोग 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पहला इसे आदर्श मूलक माना जाता है कि नीतिशास्त्र आदर्श की बात करता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दूसरा, नीतिशास्त्र का जो प्रयोग होता है वर्णनात्मक तरीके से भी होता है। जब हम किसी को कहते हैं कि सामने वाला अच्छा व्यक्ति है, तो यहाँ अच्छा का मतलब क्या है, शुभ का मतलब क्या है, मूल्य का मतलब क्या है, तो ये इसकी ब्रांच वर्णनात्मक कहलाती है। लेकिन ये जो सिलेबस आपके साथ जुड़ा हुआ है वह पाठ्यक्रम मुख्यतः अप्लाइड इथिक्स के अंतर्गत आता है, व्यवहारिक नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह ब्रांच है जिसमें समसामयिक समस्याओं का दार्शनिक समाधान किया जाता है। समसामयिक समस्या जैसे प्रशासन में नैतिकता, ये समसामयिक समस्या है। भ्रष्टाचार चरम पर आ जाता है प्रशासन में, तो कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, यह चुनौती है। जैसे अगर आप जो प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट्स देखें, वीरप्पा मोइली जी ने जो उसकी भूमिका लिखी हुई है, उस भूमिका में उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार के होने से ना तो हम विकास कर पाते हैं, इवन उन्होंने ये भी लिखा है कि वैश्विक गठजोड़ तभी कर पाएंगे हम आर्थिक विकास के लिए जब प्रशासन में नैतिकता होगी। तो इस तरह ये जो पूरी बहस है, जो चर्चा है, वह सैद्धांतिक रूप से अप्लाइड इथिक्स के अंतर्गत आती है। यहाँ पे इसके आयाम के साथ साथ नीतिशास्त्र और नैतिकता में भी हम लोग अंतर को देखा जाता है। नीतिशास्त्र एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको हिंदी भाषा में इसको अगर कहें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। नैतिकता को हम लोग आचार शास्त्र कह सकते हैं और एथिक्स को नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग इसको सामान्य भाषा में एक ही तरह प्रयुक्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए परीक्षा प्रश्न भी आया नैतिकता और नीति शास्त्र। जैसे आप किसी भी संस्थान में जाते हैं, उस संस्थान में टाई लगाना उसके ड्रेस कोड में आता है, ये वहाँ का नीति शास्त्र है, वहाँ के ये ब्रॉड। लेकिन आप व्यक्तिगत तौर से ये समझते हैं कि मैं टाई नहीं लगाता हूँ, ये मेरे अपने मूल्य हैं, तो ये अब आपकी नैतिकता हो गई। अब इसमें आपस में क्लैश भी होता है, इसका समाधान भी होता है। जैसे एक बहुत बड़े एक मूवी बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वार पर। सेकेंड वर्ल्ड वार में उस फिल्म में एक डॉक्टर है, जापानी डॉक्टर है, उसको एक अमेरिकन सिपाही मिलता है। घायल सिपाही अपने घर में लाके उसका इलाज करता है। तब तक जापानी सैनिक आते हैं और कहते हैं अगर आपको कोई दुश्मन का कोई सैनिक मिला हो तो आपको हमारे हवाले कर देना। अब वो डिलेमा में है कि वो प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करे, क्योंकि एक डॉक्टर के तौर पर उसको बताया गया था कि उसका उद्देश्य है मरीज की जान बचाना, या वो देशभक्ति को माने। तो ये उसका पेशेवर जो नैतिकता थी डॉक्टर के तौर पे, उसकी अपनी एथिक्स थी। लेकिन जो नैतिक ढांचा प्रस्तुत करता है जो नीति शास्त्र, वो उसके पूरे जापान के परिप्रेक्ष्य में भी आती है। तो उसको हम लोग देखेंगे डिबेट आगे लेक्चर। इसलिए जब एथिक्स को पढ़ाया जाता है, जो टॉपर्स भी आप कहते हैं ना कि छोटे छोटे उदाहरण, मुझे खुद भी महसूस होता है जब एथिक्स का पूरा पेपर पढ़ाने में 600 से 700 उदाहरण अलग अलग इस्तेमाल करने पड़ते। उनका उद्देश्य ये होता है क्योंकि यह जिसकी जो विषय वस्तु है वो ज्योग्राफी की तरह नहीं है कि ये पहाड़ है, ये पर्वत है, या इतिहास की तरह तथ्य के तौर पे नहीं है, बल्कि ये पूरे अवधारणाएं हैं जो अमूर्त रूप में हमारे सामने आती हैं। अब इसके आगे हम लोग देखें निजी और सार्वजनिक संबंध में नीति शास्त्र। इसको जो देखने का तरीका होगा वो ये तरीका यही है कि निजी और सीवर, पहले क्या जैसे गांधी कहते थे, गांधी जी से पहले लोग मानते थे कि अहिंसा जो है वो व्यक्तिगत जीवन में तो सही है, सार्वजनिक जीवन में अहिंसा स्थापित नहीं हो सकती। लेकिन गांधी ने कहा नहीं, सार्वजनिक तौर पर भी अहिंसा स्थापित हो सकती है। इसी तरह नैतिकता व्यक्तिगत जीवन में उसकी क्या भूमिका है, सार्वजनिक जीवन में क्या भूमिका है, इसकी यहाँ चर्चा करेंगे। ये पहला चैप्टर हमारा है जिसमें कि एक उद्देश्य इसको रखने का कि एथिक्स के विषय वस्तु समझ में आ जाए। अब दूसरे इसी में दार्शनिक पक्ष में आता है मूल्य। बचपन से आप इस शब्द को सुनते हैं, मूल्य क्या है। कभी आप
सोच के देखें कि मूल्य से परिभाषा का मूल्य क्या है। अभी ये पहले दृष्टिकोण से आता है जिससे हमारी आकांक्षाओं इच्छाओं की पूर्ति होती है, ये मूल्य है। और फिर इसके आधार पर यह आता है कि किस तरह से हम किसी चीज़ की कीमत आंकते हैं। लेकिन सामान्यतः तो हम लोग यहाँ मूल्य को अलग अलग ढंग से परिभाषित करेंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए कि मूल्य वो है जिससे आकांक्षा, हमारी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। और सिर्फ इतने नहीं होता है, मूल्य साधन है किसी नए साध्य को प्राप्त करने का। मूल्य कोई लक्ष्य नहीं कि हमें उस वहां तक पहुंचना है। जैसे कहा जाता है ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता मिलेगी, तो यहां ईमानदारी एक मूल्य है जो साधन है। किस चीज का साधन है कि हम जो हैं वो अपने एक नए लक्ष्य को, सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मूल्य को हम लोग यहाँ पे परिभाषित करेंगे अलग अलग ढंग से। जब इसे यूट्यूब चैनल पे ही वीडियो है मूल्य क्या है, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अभी तक जितने वीडियो देखे गए हैं, लेक्चर देखे गए, उसमें मूल्य को सबसे ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि मूल्य की एक निश्चित परिभाषा सीधे किताबों में नहीं मिलती। अब से इतना मूल्य को समझना है और फिर उसके बाद देखेंगे कि मूल्य जो है उसका विकास कैसे होता है। तो यहाँ पर 3 है, परिवार है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ठीक, और समाज। मुझे लगता है कि अब आगे परिवर्तनों का तो सिलेबस बदल जाएगा। मूल्यों के विकास में किसका योगदान? परिवार का, मोबाइल का और साथ में शिक्षण संस्थाओं का। क्योंकि अब मूल्यों का जितना विकास मोबाइल के द्वारा हो रहा है, हो सकता है कि अन्य किसी माध्यम से ना हो। और अब तो जो बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें यह हिस्सा, समाज का हिस्सा गायब होता जा रहा है किसी परिवार। इसलिए परिवार और शैक्षिक संस्था, इसलिए आप एक सामान्य सा है, आप देखिए अवधारणाएं कि जब किसी के बारे में बातचीत किया जाता है कि वो कहाँ से पढ़े, तो कहते हैं वो किस परिवार से थे, कहाँ पढ़े थे। अभी एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था मतलब राजीव गांधी जी की, तो कहाँ थे, परिवार के थे, और उनका किस स्कूल से पढ़ाई हुई, दून के स्कूल से पढ़ाई। तो आप किसी को देख लेंगे तो सामान्यतः अब आने वाले समय में ये मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका परिवार और शैक्षिक संस्थाओं की होती जा रही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे परिवार का मूल्य में क्या योगदान है। और प्रारंभिक अवस्था, सबसे पहले जो मूल्यों को जो सिखाता है वह परिवार ही सिखाता है। कोई परिवार आचरण की प्रारंभिक सीढ़ी माना जाता है। छोटा सा उदाहरण जो मिलता है हम लोग को बचपन में, सुल्ताना डाकू कहानी सुनाई जाती थी कि तो वो पकड़ा गया और जब उसको फांसी दी जा रही थी तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने कहा मैं चाहता हूँ कि ये सज़ा मेरी माँ को भी मिले। तो कहे क्यों? कि जब मैं पहली बार चोरी मैंने किया तो मेरी माँ ने शाबाशी दी, और जब मैं लगातार चोरी करता रहा तो मेरी माँ ने कभी टोका नहीं। तो मेरे ये जो गलत आदत पड़ी है उसका श्रेय माँ को जाता है। बचपन में हम सबको सुनाई गई थी, पता नहीं कितनी सच थी या कितनी झूठ थी, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि परिवार ये पहली इकाई है। परिवार भरोसा करना सिखाता है कि आप भरोसा कर सकते हो। परिवार देना सिखाता है, गिव करना सिखाता है। तो हम अलग अलग मूल्यों को देखेंगे। समाज, जब व्यक्ति समाज निकलता है तब वह कोई परिवार में, सुनो ना, पालने में तो हर आदमी राजकुमार होता है, तो वो समाज में जा रहा है। अब समाज में जाता है तब उस पर परिवर्तन शुरू होता है। क्यों परिवर्तन शुरू होता है? उसको अब अलग अलग लोगों के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। जैसे अगर वो कोई उसका मान लो खेलने गया, बॉल उसकी है, तो समाज में ये नहीं होगा कि बॉल उसकी है तो उसी के पास रहेगी, उसको एक दूसरे से सहयोग करना आना चाहिए। तो समाज बहुत सारे मूल्यों का विकास करने में सहायता करता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे शैक्षणिक संस्थाएं, विशेषकर अनुशासन। हमारे जो अनुशासन रूपी जो मूल्य हमारे में आता है वो स्कूल से शुरू होता है। बराबरी का भाव स्कूल में आता है, इसलिए स्कूल में सबकी एक ड्रेस होती है, कुछ नियम होते हैं। नेतृत्व करना स्कूल सिखाता है, देशभक्ति स्कूल सिखाता है। तो हम अलग अलग देखेंगे कि मूल्यों के विकास में फिर परिवार क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका आता है। तो ये मूल्य संबंधित मानवीय मूल्य का ये पहला पक्ष है, जिसमें मूल्य को अलग अलग ढंग से समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसका विकास कैसे हो रहा है। अब इसके बाद आता है नेताओं, प्रशासन सुधारकों का। अब देखिए अलग से क्यों इनको रखा है, नेताओं को रखा गया, प्रशासकों को और सुधारकों को। इसका कारण क्या है कि भाई अब मूल्य एक तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन लोग आत्मसात कब करते हैं? जब ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ते हैं। इसलिए अगर हम किसी नेता, मान लो महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ रहे हैं, आप महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ते समय अगर आपको लग रहा है कि कैसे गांधी जी ने सत्य के प्रयोग में, सत्य के लिए डटे रहे, तो आप जब ये बच्चा पढ़ता है, हम सब बचपन में महसूस करते होंगे
जब भी कोई अच्छे व्यक्तित्व की चर्चा होती है तो हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी जीवनी पढ़ने के बाद लगेगा कि उन्होंने किसी विशेष मौके पर जिस तरह का व्यवहार किया है वही हमारे लिए मूल्य बन जाता है, वो हमारा मार्गदर्शन बनता है। तो नेताओं का सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं। सरल तरीका ये है कि आज़ादी के दौरान जिन महान लोगों ने, नेताओं ने योगदान किया, समानता उनकी जीवनी पढ़नी होती है। इसमें कोई अलग से लिस्ट नहीं दी गई, लेकिन उनकी जीवनी पढ़नी है जो समाज में मूल्यों को स्थापित करते हैं। प्रशासकों, आज़ादी के बाद उन अच्छे प्रशासकों की भी जीवनी पढ़नी पड़ती है कि जिन्होंने प्रशासन को बहुत बेहतर किया। यद्यपि इसमें भी कोई लिस्ट जैसी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि विद्यार्थी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है वो अखबार पढ़ता रहे, अखबारों में जिन प्रशासनिक निर्णयों, विशेषकर नैतिक निर्णयों की चर्चा होती है उनकी जीवनी पढ़े। जैसे हम लोग को याद है टी एन शेषन ने जब चुनाव सुधार किए तब उनकी चर्चा हुई, किरण बेदी की। ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी जीवनी पढ़ के हम उन मूल्यों को समझ सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि बहुत सारे जो प्रशासक हैं जो अपने उद्देश्य में इसलिए सफल हो पाते हैं क्योंकि वो एक अनुशासन का एक नया मापदंड बनाते हैं। जैसे जो पहली विदेश सचिव सुजाता मैडम हुई तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में कोई छुट्टी नहीं ली, जब से मैंने ज्वाइन किया कोई छुट्टी नहीं ली, उतनी मेहनत फुल टाइम 100%। जब आप उसकी जीवनी पढ़ते हो तो ऐसे लोगों को बारे में पता चलता है जो पूरे समाज के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपना काम करते हैं। तो ये अलग अलग, और आपसे परीक्षा में किसी का नाम लेके नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जैसे परीक्षा में सवाल आता है तो उसमें किसी एक गुण को लेकर वो पूछ सकते हैं। तो इसी तरह सुधारकों, इसमें भी आपको आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उन लोगों ने जिन्होंने समाज सुधार में योगदान दिया उनका ठीक जीवन तथा उद्देश्यों शिक्षा। देखिए, उनके जीवन को पढ़ना नहीं है, जीवन को पढ़ने के बाद उससे जो मूल्य स्थापित हो रहे हैं उसकी चर्चा करनी चाहिए। तो पहले में हम एथिक्स को देखेंगे। एथिक्स किस पर डिपेंड करता है? मूल्यों पर डिपेंड करता है। तो दूसरा चैप्टर मूल्यों पे हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा सा सिलेबस बनाते समय थोड़ा सा बाद में रखा गया था, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको दार्शनिक पक्ष के साथ ले जाते हैं। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नैतिक चिंतकों को पढ़ना है। जाहिर सी बात है कि इसमें हमें इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं पढ़नी है। इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी में उन फिलॉसफरों को पढ़ना है जिन्होंने नैतिकता पे चर्चा की है। देखिए, बार बार नैतिकता पे चर्चा, खुद नैतिक होंगे तो यहां आएंगे, लेकिन जिन्होंने विचार दिए अलग से नैतिकता पर। भारत और पाश्चात्य दर्शन में अलग थोड़ा सा अलगाव रहा है कि जब वेस्टर्न फिलॉसफी में जब कोई इथिक्स पर बात करते हैं तो अलग से करते हैं कि ये नैतिक मूल्यों पर बात कर रहे हैं। भारतीय परंपरा में समग्रता है, कंप्लीटनेस है। तो भारतीय विचारक जो है वो धर्म से जोड़ते हुए नैतिकता पर बातचीत करते हैं। इसलिए फिर भी हम लोग इसमें दो डिवीजन करते हैं कि वो दार्शनिक विचार, मान लो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध अगर बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन जब एक फिलॉसफर के तौर पर बातचीत कर रहे हैं तो 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। जैन महावीर स्वामी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं तो महावीर स्वामी की जो तात्विक चर्चाएं हैं, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये हमारा विषय वस्तु नहीं है, बल्कि हमारी विषय वस्तु क्या होगा कि उनका त्रिरत्न को कैसे देख रहे हैं। इसी तरह शंकराचार्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनकी जो मोक्ष संबंधी, आश्रम संबंधी अवधारणा है उसको देखा जाता है। तो इस तरह हम लोग भारतीय दर्शन में एक तरफ से चलेंगे। षड दर्शन है भारत में, 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक संप्रदाय। इन 9 में से जो दार्शनिक विचार है जो जीवन संबंधित है उसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसके अंतर्गत न्याय वैशेषिक संप्रदाय है, साथ साथ सांख्य योग, विशेषकर योग की चर्चा होती है। वेदांत संप्रदाय आता है, उसके साथ मीमांसा संप्रदाय है। इन संप्रदायों में नैतिक विचारकों को देखा जाएगा। और जैन और महावीर स्वामी को अलग से हम लोग नास्तिक संप्रदायों में देखते हैं। फिर दूसरी तरफ आधुनिक दर्शन में भी देखा जाए तो आधुनिक में हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण आ रहे हैं वो तो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी साथ विवेकानंद आए, अंबेडकर आए, इन सब ने एथिक्स पे जो बातचीत की है उसको हम लोग देखेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी अगर हम लोग हिस्से में बांटे तो उसको 2 हिस्से आते हैं। एक प्राचीन प्लेटो अरस्तु के समय ग्रीक दर्शन में प्लेटो अरस्तु हुए, एनेक्सिमेनीज, जैसे सोफिस्ट आए, सुकरात आए, इन सब फिलॉसफरों को हम लोग देखेंगे कि इनके नैतिक विचार क्या रहे। उसमें सिनिक, सैरेनिक संप्रदायों को भी हम लोग संक्षेप में देखेंगे। आधुनिक काल में हम उन मापदंडों के आधार पर जिन फिलॉसफरों ने नैतिकता के मापदंड दिए वेस्टर्न में, उनकी चर्चा यहाँ पर की जाती है। हॉब्स हैं, रूसो हैं, मिल हैं,
जेम्स, तो इस तरह के अलग अलग फिलोसफरों को हमें देखना पड़ेगा। बस सीमा रेखाओं की वेस्टर्न फिलॉसफी में आसान ये रहता है कि कोई भी फिलोसफर जब अपनी बातचीत कर रहा है तो वह एथिक्स पर पूरी तरह से अलग से बातचीत कर रहा है कि हम किन कामों को नैतिक, इसका आधार ना तो धार्मिक है बल्कि मानवीय आचरण और जो विज्ञान का विकास हुआ उसके आलोक में नैतिकता के मापदंडों की चर्चा हुई। तो जिन नैतिक मापदंडों को हम लोग यहां पढ़ रहे हैं उनके दार्शनिक विचारों को यहां पर देखना होगा। और अलग से भारतीय दर्शन में अगर कहा जाए कि तो भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण आधार होगा भारतीय नैतिक चिंतन का। और यहाँ पर हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब प्रशासनिक अधिकारी ब्रिटेन से चुन के भारत आते थे तब से ये परंपरा शुरू है। और जब गीता का ट्रांसलेशन हुआ कि प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई नीति शास्त्र हो सकता है तो वो भगवत गीता है। तो यहाँ पर गीता का नैतिक चिंतन भी हम लोग देखेंगे। और वेस्टर्न फिलॉसफी कांट का जो कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत है वो इसके निकट है। तो इस तरह एथिक्स का जो पहला पार्ट है वो इन हिस्सों से पूरा होता है। ये सिलेबस का पहला पक्ष था। अगले लेक्चर में हम लोग इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष पर आएंगे। धन्यवाद।